अगर मेरे चैनल पर कोई एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इस सवाल को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। काफ़ी आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं जो ये बताते हैं कि कौन से पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड के लिए। बट इवेंचुअली सैकड़ों म्यूचुअल फंड और ये बहुत सारे पैरामीटर, इनको आपस में जोड़ करके कैसे चुने, ये कन्फ्यूजन रहता है। कभी एक पैरामीटर बेहतर है, दूसरा अच्छा नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा पैरामीटर पहले लगाएं, कौन सा पैरामीटर बाद में लगाएं, ये कन्फ्यूजन बना रहता है। और इवेंचुअली हम उसी मेथड पर आ जाते हैं कि हम किसी फ्रेंड, फैमिली या यूट्यूब चैनल पर जाकर के पूछते हैं कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क आपको दूंगा जिससे कि आपके लिए म्यूचुअल फंड चूज़ करना काफ़ी आसान हो सकता है। इस फ्रेमवर्क को मैं 10-5-3-1 फ्रेमवर्क बोलता हूं और ये काफ़ी हद तक मेरे 15 साल की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी से इंस्पायर्ड है। और यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कोई थ्योरेटिकल पैरामीटर्स बता करके नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं आपको किसी एक कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड स्टार्ट टू एंड कैसे चूज़ करना है ये आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप इसको आगे चल करके कहीं और भी रेप्लिकेट कर सकते हैं और अपने लिए राइट म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। हेलो जी, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित उपाध्याय और एक लंबे कॉरपोरेट करियर के बाद मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है और इस चैनल और वीडियोस के थ्रू मैं अपनी ये जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस सिलेक्शन प्रोसीजर के डेप्थ में जाने से पहले हम ये 10-5-3-1 फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है ये। इसमें हम अपनी नीड्स के बेसिस पे सबसे पहले एक राइट कैटेगरी चुनेंगे। उस राइट कैटेगरी में से हम पहला एक 10 फंड्स का बकेट बनाएंगे और उस 10 फंड में कुछ सर्टन नॉन निगोशिएबल पैरामीटर जो कि बेसिक हाइजीन फैक्टर्स वाले हैं, उनको यूज़ करके हम 5 फंड को एलिमिनेट करेंगे जिससे कि हमारे पास 5 फंड ही बच जाएं। उस 5 फंड में से हम टॉप 3 फंड्स कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स को यूज़ करके सेलेक्ट करेंगे और फिर फाइनली इन 3 फंड में से जो कि शायद सबसे बेहतर फंड हैं, उसमें से एक फंड थोड़ा सा डीपर एनालिसिस करके चुनने की कोशिश करेंगे। ये मैं एक कैटेगरी के लिए स्टार्ट टू एंड अप्लाई करूँगा और आप यही सेम मेथडोलॉजी किसी और कैटेगरी के अंदर भी बड़े आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि इस प्रोसेस में मैं जिन भी फंड्स को आपको दिखाने वाला हूँ वो फंड मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये एनालिसिस अपने साइड भी करके देखिए और उसके अकॉर्डिंगली वैलिडेट करके अपना फंड चूज़ कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम श्योर इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी, तो थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप है हमने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक राइट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड चुनना है। इस राइट कैटेगरी को चुनने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा आपको ये समझाने के लिए कि म्यूचुअल फंड कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं। यहाँ पर जब मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं डेट फंड, हाइब्रिड फंड या मनी मैटर फंड्स को मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बात करते हैं तो वो जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड को रेफ़र करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होते हैं जहाँ पर कि 65% से ज़्यादा पार्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और कंसिडरेबल ग्रोथ के लिए ये फंड सबसे ज़्यादा एप्ट होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन वो किस तरीके की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहली कैटेगरी है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ये अपना 80% फंड लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एंड लार्ज कैप कंपनी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होगी, रिस्क ऑफ लूजिंग मनी काफ़ी कम होगा, बट कंपैरेटिवली आपके रिटर्न्स भी थोड़े से लिमिटेड होंगे क्योंकि ये कंपनीज उतनी पेस पे ग्रो नहीं कर सकती जो कि एक स्मॉलर कंपनी ग्रो कर सकती है।
दूसरी कैटेगरी होती है मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये 101 से लेकर के 250 टॉप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, बट एट द सेम टाइम आप समझ सकते हैं कि रिटर्न थोड़ा बेहतर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। थर्ड कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड्स, जो कि 250 के बाद जितनी भी कंपनीज हैं उनको इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी स्मॉल हैं, इनके ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इन सब के अलावा एक और फंड होता है जिसे कि हम फ्लेक्सी कैप फंड बोलते हैं। ये अपना 65% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में रखते हैं, बट कैटेगरीज ये लोग चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट सिचुएशन और फंड मैनेजर की सोच के अकॉर्डिंगली। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपना फंड सिलेक्शन शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला स्टेप है, हमें कैटेगरी चुननी है, और कैटेगरी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है आपके इन्वेस्टमेंट हॉराइज़न पर। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइज़न 0 से 3 इयर्स का है तो यहाँ पर किसी भी तरीके की इक्विटी एक्सपोजर को रिकमेंड नहीं किया जाएगा। रीज़न ये है कि इक्विटीज़ के अंदर 3 साल का ड्यूरेशन काफ़ी हद तक जो है वोलेटिलिटी के लिए काफ़ी रिस्की पीरियड है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने इस 3 साल के होराइज़न में शायद इक्विटी से कोई भी रिटर्न ना ले पाएँ। अगर आपका होराइज़न 3 से 5 साल का है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप कुछ वॉलेटिलिटी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसलिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फिर सेंसेक्स को मिमिक करने वाले म्यूचुअल फंड जो कि टॉप 50 कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं, उनको लेना बेहतर होने वाला है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न 5 से 8 साल के बीच में है तो इस समय आप मीडियम रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फ्लेक्सी कैप फंड जो कि आपके इस रिस्क को थोड़ा सा बैलेंस करके रखते हैं, वो चूज़ करना काफ़ी बेहतर होगा। और लास्ट, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न 8 साल से ज़्यादा का है, आप अपने लॉन्ग टर्म जैसे कि अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली 7 से 8 साल के ड्यूरेशन के अंदर ये सारी वॉलेटिलिटी एडजस्ट हो चुकी होती है। और ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या मिड कैप म्यूचुअल फंड आपको इस लंबे होराइज़न के अंदर काफ़ी कंसिडरेबल रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ इस आगे के एक्सरसाइज के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कोई इन्वेस्टर है जिसको कि अपने घर के लिए, जो कि आज से 5 साल या 6 साल के बाद वो ख़रीदना चाहता है, उसके डाउन पेमेंट के लिए उसे इन्वेस्ट करना है। तो चूँकि जैसा हमने अभी देखा कि इन्वेस्टमेंट होराइज़न 5 साल से ज़्यादा है और जनरली 5 से 8 साल के बीच में रहने वाला है, तो फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी काफ़ी बेहतर कैटेगरी होगी इस इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे के स्टेप के लिए हमें किसी एक म्यूचुअल फंड एनालिसिस वेबसाइट की हेल्प लेनी पड़ेगी सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को समझने के लिए। और यहाँ पर मैं मॉर्निंग स्टार वेबसाइट को यूज़ करूँगा। ये किसी भी तरीके का प्रमोशन या रिकमेंडेशन नहीं है। ये वेबसाइट मुझे बहुत पसंद है, इंटरनेशनली काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड नेम है और उनका रिसर्च और डिटेल जो है वो मार्केट में शायद सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग स्टार यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इन सभी एनालिसिस के लिए किसी और वेबसाइट को यूज़ करना चाहते हैं जिससे आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मॉर्निंग स्टार वेबसाइट है। यहाँ पर आप जब म्यूचुअल फ़ंड सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर स्क्रीन फ़ंड कैपेबिलिटी होती है, अगर आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि यहाँ पर लगभग 12,000 से ज़्यादा म्यूचुअल फ़ंड हैं। बट क्योंकि हमने कैटेगरी चुन ली है तो यहाँ पर हम फ्लेक्सी कैप फ़ंड चुनेंगे। यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ चुनने के लिए वो है डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर कि ग्रोथ और इनकम 2 ऑप्शन होते हैं। बट इनकम वो ऑप्शन होता है जिसमें कि आप अपने म्यूचुअल फंड से सिस्टमैटिकली धीरे धीरे पैसा विड्रॉ करते रहते हैं या उसका डिविडेंड विड्रॉ करते रहते हैं। ये हमारे इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। सो हम इसमें से कुछ भी विड्रॉ नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम इसके लिए ग्रोथ ऑप्शन चुन लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक ये रिड्यूस होकर के 78 फंड पर पहुँच चुका है, जो कि काफ़ी मैनेजेबल नंबर है। अभी नेक्स्ट फ़िल्टर हम यहाँ पर लगाएंगे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का।
अगर आपको ये फ़र्क नहीं पता है तो फंड डायरेक्ट और रेगुलर दो तरीके के हो सकते हैं। डायरेक्ट फंड के अंदर किसी भी तरीके का इंटरमीडिएटरी का कमीशन नहीं लगता है, जबकि रेगुलर फंड किसी इंटरमीडिएटरी जैसे कि किसी एजेंट के थ्रू बेचे जाते हैं तो वहाँ पर उसका कमीशन होता है। और यहाँ पर क्योंकि आप खुद कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड चूज़ करेंगे। अब इसमें से टॉप 10 फंड चुनने के लिए हम इसके लिए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को चूज़ करेंगे और लॉन्ग टर्म के अंदर हम 5 ईयर का रिटर्न के बेसिस पर इसको सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम वो फंड चूज़ करने की कोशिश करेंगे जो कि 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर टॉप 10 परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि कोई भी फंड अगर 5 साल या इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो फंड कुछ चीज़ें ठीक कर रहा है। ये फाइनल क्राइटेरिया नहीं हो सकता, बट टॉप 10 फंड सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा क्राइटेरिया है। तो इसके बेसिस पे हमें ये टॉप 10 म्यूचुअल फंड मिल गए हैं जिस पे कि हम आगे का एनालिसिस शुरू करेंगे। जैसा हमने बात किया, अब इन 10 फंड में से हम 5 फंड को एलिमिनेट करेंगे और इनको एलिमिनेट करने के लिए हम 3 क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे, जिसमें पहला क्राइटेरिया है एक्सपेंस रेशियो, जो ये बताता है कि आपके फंड का कितना परसेंटेजेस एएमसी लेने वाली है आपके फ़ंड को मैनेज करने के लिए। ये परसेंटेज अगर काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके फ़ंड की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म के अंदर इम्पैक्ट होने वाली है। दूसरा क्राइटेरिया जो हम चुनेंगे वो है फ़ंड मैनेजर। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस के अंदर ये बात बताई है कि फ़ंड टेक्निकली फ़ंड मैनेजर ही चलाता है और वही उसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। तो अगर किसी फ़ंड के अंदर रिसेंटली फ़ंड मैनेजर चेंज हुआ है या कुछ वॉलीटिलिटी है उसको लेकर के, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर है और उसके बेसिस पे हम कुछ फ़ंड को रिजेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड लास्ट क्राइटेरिया वो है कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। 5 साल के अंदर कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट अगर वो कुछ अलग टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसकी परफॉर्मेंस बुरी होती है और इनकंसिस्टेंट होती है तो उस बेसिस पे भी हम फंड को रिजेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप के लिए हम यहाँ पर फीस सेगमेंट में जाएंगे, जहाँ पर कि हम एक्सपेंस रेशियो जो कि हमने बात किया था उसके बेसिस पे हम कुछ फंड को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द फंड का एक्सपेंस रेशियो समवेयर अराउंड 0.5 0.6 के करीब है, बट यहाँ 2 फंड एक्सेप्शनली 1% से ज़्यादा के एक्सपेंस रेशियो पर हैं, जो कि HSBC का फ्लेक्सी कैप और यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड है। तो ऑन दैट बेसिस हम सबसे पहले इन 2 फंड को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया मैनेजर। सो यहाँ पर मैनेजर टेन्योर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बताता है कि कौन से फंड में मैनेजर जो अभी उस फंड को मैनेज कर रहा है वो कितने ड्यूरेशन से है। सो यहाँ 2 फंड जो हमने रिजेक्ट किए उनमें ऑलरेडी मैनेजर का ड्यूरेशन काफ़ी कम था, बट उसके अलावा एक और फंड है जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसका मैनेजर ड्यूरेशन 2.4 ईयर्स है, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है। अगर आप 5 साल से लंबे ड्यूरेशन के लिए फ़ंड को देख रहे हैं और फंड मैनेजर का टेन्योर इटसेल्फ इज़ 2.4 ईयर्स, तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक वार्निंग साइन हो सकता है कि ये फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म करेगा लॉन्ग टर्म में, आपको नहीं पता। इसके अलावा बाकी सब फंड के अंदर काफ़ी हद तक डिसेंट है। HDFC का भी फंड मैनेजर का टेन्योर काफ़ी कम है, बट स्टिल बिकॉज इट इज़ बेस्ट परफॉर्मर तो इसको थोड़ा सा हम लीवे देते हैं। तो इसके बेसिस पे हमने एक और फंड रिजेक्ट कर दिया है। अब हम अगले पैरामीटर पर आते हैं जिसमें कि हम कंसिस्टेंसी ऑफ फंड देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 ईयर में तो ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट क्या कोई फंड ऐसा है जो कि 3 ईयर ड्यूरेशन में या 10 ईयर की ड्यूरेशन के अंदर इनकंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ वी कैन सी दैट कि PGIM का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो एक्सेप्शनली डिफरेंट इसका परफॉर्मेंस है 3 ईयर के ड्यूरेशन के अंदर, जहाँ पर कि सभी लगभग 15% या 17% से ऊपर हैं और ये लगभग 10% पर परफॉर्म कर रहा है। तो इसको भी हम रिजेक्ट करेंगे। लास्ट जो फंड हम निकालेंगे वो हम
एलिमिनेट करेंगे बेस्ड ऑन 10 ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 ईयर के परफॉर्मेंस के अंदर अगर हम एलिमिनेटेड फंड को हटा देते हैं तो लगभग 15% या उससे ज़्यादा के रिटर्न आ रहे हैं, जिसमें कि स्पेसिफिकली अगर हम फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड देखते हैं तो उसकी 10 ईयर की परफॉर्मेंस लगभग 14% से नीचे है। तो यहाँ पर भी एक थोड़ी इनकंसिस्टेंसी हमें दिखाई दे रही है, और क्योंकि ये एक एलिमिनेशन राउंड है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट होकर के कुछ फंड्स को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो पुअर परफॉर्म कर रहे हैं इन अ सर्टेन सेगमेंट। अब इन टॉप 5 फंड में से हमें 3 फंड चूज करने हैं जो कि कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर में बेहतर परफॉर्म करते हैं। हम इस स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस में जाने से पहले एक बहुत बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, वो है कैटेगरी परफॉर्मेंस। जैसा हमने बात किया कि लार्ज कैप फंड लार्ज टॉप 100 कंपनीज के अगेंस्ट होते हैं तो वो उनका बेंचमार्क हो जाता है, सेम एज मिड कैप का और स्मॉल कैप का बेंचमार्क होता है। फ्लेक्सी कैप टॉप 500 कंपनीज को अपना बेंचमार्क मानते हैं, तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हमारा फंड इस बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करता है और उसके बेसिस पे हम टॉप फंड चुनेंगे। ये पैरामीटर्स मोस्टली आपके इसी इन परफॉर्मेंस को बताते हैं, जिसमें पहला है अल्फा। अल्फा आपको ये बताता है कि बेंचमार्क से कितना ज़्यादा या कम आपका म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर 1% ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो उसका अल्फ़ा 1 होगा, और अगर -1 है तो इसका मतलब ये बेंचमार्क से पुअर परफॉर्म कर रहा है। तो आइडियली आप चाहेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर अल्फ़ा मिले, क्योंकि आप चाहेंगे कि बेंचमार्क से बेहतर आपका फंड परफॉर्म करे। दूसरा पैरामीटर जो होता है वो है बीटा। वो ये बताता है कि आपका जो बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंगली आपके फंड की वॉलेटिलिटी कितनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बेंचमार्क जैसा मूव करता है, फंड भी वैसा ही मूव करता है, तो इन दैट केस उसका बीटा होगा 1। ये एब्सोल्युटली इन लाइन है। बट अगर वो आपके बेंचमार्क से ज़्यादा मूव करता है तो उसका बीटा 1 से ऊपर होगा, और अगर वो बेंचमार्क से वॉलेटाइल कम होता है, इन दैट केस उसका बीटा 1 से कम होगा। आइडियली आप चाहेंगे कि आपने एक फंड मैनेजर के थ्रू फंड चूज़ किया है तो वो बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल हो, जिससे कि आपका रिस्क कम हो जाए। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको ये बताता है कि आप जो भी रिस्क ले रहे हैं, आपने स्मॉल कैप या मिड कैप या जिसमें भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसके रिस्क के करस्पॉन्डिंग आपका रिवॉर्ड कितना ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा रिवॉर्ड और उतना कम रिस्क, तो इन दैट केस शार्प रेशियो ज़्यादा होगा, और अगर रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड कम है तो शार्प रेशियो कम होगा। सो बहुत ऑब्वियस है कि आप चाहेंगे कि आपका फंड का शार्प रेशियो ज़्यादा हो, जिससे कि आपको कम रिस्क के अंदर ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। तो आइए इन टॉप 5 फंड को देखते हैं, इनमें से कौन सा फंड ऐसा है जो इन पैरामीटर्स पे सबसे बेहतर परफॉर्म करता है। इन फंड को कंपेयर करने के लिए मॉर्निंगस्टार वेबसाइट के अंदर आपके पास एक कंपेयर फंड करके एक फंक्शनैलिटी होती है, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इन 5 फंड्स को इसमें ऐड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 फंड हैं और इनका हम कंपैरिजन करेंगे। और जैसा हमने बात किया कि हम इसके स्टैटिस्टिकल पैरामीटर को देखेंगे। इन 5 फंड को अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जब हम अल्फ़ा देखते हैं तो हम देखते हैं कि HDFC फ्लेक्सी कैप का अल्फ़ा सबसे ज़्यादा है, उसके बाद JM फ्लेक्सी कैप का, एंड देन पराग पारेख का है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये दोनों जो फंड हैं क्वांट के और एडलवाइस का फंड जो है, इनका अल्फ़ा कंपैरेटिवली कम है। तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 फंड जो है ये इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा जो कि आप बेंचमार्क है उससे बेस्ट रिटर्न दे रहे हैं। दूसरा, अगर हम बीटा जो हम ये देखते हैं कि वॉलेटिलिटी कैसी है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे क्वांट का फंड काफ़ी वॉलेटाइल है, क्योंकि वो 1 से ऊपर है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द फंड्स, जहाँ पर कि उनकी वैल्यू काफ़ी कम है इसके कंपैरिजन में 0.6 0.8। थर्ड फैक्टर अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो कि हमने शार्प रेशियो जो कि रिस्क
एंड रिवॉर्ड का परसेंटेज बताता है, और जैसा हमने बात किया था ज़्यादा शार्प रेशियो बेटर होता है। पराग पारेख HDFC एंड JM फिनेंस के फ्लेक्सी कैप फंड का शार्प रेशियो ज़्यादा है कंपेयर टू क्वांट एंड एडलवाइस से। तो क्लियरली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एंड एडलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड किसी भी पैरामीटर में बहुत ग्रेट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इनका अल्फ़ा भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एट द सेम टाइम इनकी वॉलेटिलिटी हाई है। तो इस बेसिस पे हम इन दोनों फंड को रिजेक्ट कर सकते हैं एंड हम अपने टॉप 3 फंड जो कि पराग पारेख, HDFC और JM फ्लेक्सी कैप को चुन सकते हैं। सो अब हमें अपने टॉप 3 फंड मिल चुके हैं। चूँकि ये इतने सारे सिलेक्शन प्रोसीजर में से आए हैं तो ये काफ़ी अच्छे फ़ंड हैं, इनमें से कोई भी फ़ंड बुरा नहीं है। बट अगर हमें इसमें से टॉप फंड चूज़ करना है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा सब्जेक्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा, कोई एक नंबर उस आंसर को नहीं दे पाएगा। तो ये एनालिसिस हम 4 पैरामीटर के बेसिस पे करेंगे, जिसमें पहला पैरामीटर है कि फ़ंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल कैसी है, दूसरा फंड मैनेजर और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर कैसा है। इसका मतलब वो ये बताता है कि कितने परसेंटेजेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट को फंड बेचता या खरीदता रहता है। अगर बहुत ज़्यादा टर्नओवर है इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी थोड़ी मिसिंग है, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी जल्दी बेचते या खरीदते रहते हैं। और चौथा पैरामीटर जो हम देखेंगे वो है कि कंसिस्टेंसी ऑफ द फंड परफॉर्मेंस। तो आइए इस एनालिसिस को वेबसाइट पे करके देखते हैं। तो पहले की ही तरह हम यहाँ पर इन 3 फंड का कंपैरिजन कर रहे हैं, और जो पहला पैरामीटर है जो कि फ़ंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल है ये पोर्टफोलियो सेक्शन में मिलेगा। अगर हम पोर्टफोलियो सेक्शन को खोलते हैं तो जहाँ पर ये बताता है कि फ़ंड किन किन डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यहाँ पर आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि पराग पारेख म्यूचुअल फंड अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी 15% अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इसका मतलब इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, बाकी दोनों फंड का कोई भी इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आएगी कि पराग पारेख एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लगभग 23% कैश उसके पास है और बाकियों के पास लगभग 9 या 5% कैश है। यहाँ कैश का मतलब ये है कि इसका मतलब फंड किसी राइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है, उसने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है। ये एक बहुत सब्जेक्टिव एलिमेंट है और बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आज के टाइम में मार्केट गिरा हुआ है और इस समय अगर कोई फंड अपना कैश रिजर्व करके बैठा है, इसका मतलब ये है कि वो एक राइट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव मूव भी हो सकती है। तो आगे का एनालिसिस हम म्यूचुअल फंड के इंडिविजुअल पेजेस पे करेंगे, जहां पर मैंने पराग पारेख का पेज खोला हुआ है। उसके ओवरव्यू सेक्शन के अंदर मुझे फंड मैनेजर का डिटेल मिलेगा और मैं देख सकता हूं कि राजीव ठक्कर पिछले लगभग 12 साल से इसके फंड मैनेजर हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, कंसिस्टेंसी दिखाता है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो राजीव ठक्कर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, हमेशा उन्होंने टेन्योर में अपने बेंचमार्क को बीट ही किया है। तो यही अगर हम HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड में देखते हैं तो यहाँ पर वी कैन सी दैट कि प्रशांत जैन इसके लिए बहुत लंबे टाइम तक फंड मैनेजर थे, बट पिछले लगभग 2-2.5 साल पहले इसमें चेंज हुआ और रोशी जैन इसकी फंड मैनेजर हैं। अगर इनका डिटेल हम देखने की कोशिश करें तो ये भी काफ़ी सीजन्ड फंड मैनेजर हैं। इनकी परफॉर्मेंस हमेशा से इंडेक्स को कंसिडरेबली बीट करती जा रही है, बट यहाँ पर एक सिंपल नेगेटिव फैक्टर ये है कि रोशी जैन पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर ही इस फंड में आई हैं, तो पास परफॉर्मेंस हो सकता है कि उसका काफ़ी बड़ा फैक्टर प्रशांत जैन को जाता हो। अगर यही एनालिसिस हम JM फ्लेक्सी कैप के साथ अगर हम करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर थोड़ी सी अनसर्टनिटी दिख रही है। एक लॉन्ग टर्म फंड मैनेजर छोड़ के गए और अभी 4 फंड मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं। इवन इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बट ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है कि यहाँ पर थोड़ा फंड में
वॉलेटिलिटी है। अगला स्टेप अगर हम फंड की टर्नओवर को देखते हैं तो यहाँ पर पराग पारेख का टर्नओवर लगभग 8.67 है। वहीं HDFC फ्लेक्सी कैप का ये टर्नओवर लगभग 33.99 है और वही JM फ्लेक्सी कैप का ये टर्नओवर लगभग 145% है। तो क्लियरली ये बताता है कि पराग पारेख काफ़ी डिफेंसिव है और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। वहीं एट द सेम टाइम JM फ्लेक्सी कैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी पे फोकस कर रहा है, बहुत ही क्विक ट्रेडिंग कर रहे हैं। लास्ट फैक्टर अगर हम कंसिस्टेंसी की तरफ जा कर के देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में ये फंड के परफॉर्मेंस कैसे हैं, तो पहला अगर पराग पारेख में हम देखते हैं तो कंसिस्टेंटली ये लगभग टॉप 10 में ही रहे हैं, कभी 1, 2 या 3 पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट कंसिस्टेंसी उनकी काफ़ी अच्छी है। वही अगर हम HDFC फ्लेक्सी कैप में अगर हम जा कर के देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि ये नंबर 1 पे भी आए हैं, बट एट द सेम टाइम इनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग रही है। वही अगर JM फ्लेक्सी कैप में हम जा कर के देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम्स टॉप परफॉर्मर रहे हैं, बट इनकी कंसिस्टेंसी भी इसी तरीके से थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये एनालिसिस थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, इससे कोई एक वन क्लियर आंसर आपको नहीं मिल रहा है, बट आपको एक पिक्चर इमर्ज हो रही है कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो थोड़ा सा डिफेंसिव फंड है। उसके कंपैरिजन में JM फाइनेंशियल का फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव फंड है। एट द सेम टाइम HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो शायद इनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें से कोई भी फंड गलत नहीं होगा, बट आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा डिफेंसिव जाना चाहते हैं तो पराग पारेख बेहतर है। उसके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, बट एट द सेम टाइम आप थोड़े से अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आप चाहेंगे कि आपका फंड टॉप 1 या 2 में भी आए, तो शायद JM फ्लेक्सी कैप आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर ये कन्फ्यूजन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है तो कोई भी 2 फंड आप चूज़ करके उनमें अपना फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इक्वल अमाउंट में, और इसकी वजह से आप कहीं भी गलत नहीं होंगे। दोनों ही फंड एक दूसरे को बैलेंस आउट करते रहेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इसमें दिखाए हुए जो भी फंड्स हैं वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए हैं, आप अपना डिसीजन अपने आप से लीजिए। होप इस वीडियो के अंदर आपको कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव मिले होंगे जो कि आपको म्यूचुअल फंड चूज़ करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे कि आप मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।